नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक और एनालिसिस के साथ मौजूद हैं। तो देखते हैं भाई आज हम लोग उस श्रृंखला में कौन सा पेपर देखने वाले हैं जो श्रृंखला हमने शुरू की थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने की। तो आज हमारे पास जो पेपर है वो है एसएससी सीजीएल 10 सितंबर 2024 शिफ्ट नंबर 2 का ये पेपर था। उसका जीके जीएस पोर्शन देख रहे हैं अब हम लोग। इंपॉर्टेंट बात ये कि भाई 2024 का पेपर हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। इसका ये भी मतलब है कि भाई ये सबसे लेटेस्ट ट्रेंड है ना। जब हम लोग बोलते हैं कि भाई पुराने साल के पेपर हम लोग एनालाइज करते हैं वो भी महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन जब हम लोग ऐसा पेपर एनालाइज करते हैं जो हाल ही में हुआ है तो उससे बहुत ज्यादा चीजें हमको पता चलती है कि भाई ये लेटेस्ट और सबसे रिसेंट पैटर्न है जो एसएससी फॉलो कर रहा है। देखें सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया था इस शिफ्ट में। मार्च 2023 तक भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? बड़ा ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मतलब इजी क्वेश्चन आप बोलोगे इसे, क्योंकि पॉलिटी में जब हम बात करते हैं हाई कोर्ट्स की तो हाई कोर्ट जब पेपर ने पूछा तब भी सही जवाब 25 था और आज भी हाई कोर्ट का सही जवाब क्या है भाई 25। तो वर्तमान में भी 25 हाई कोर्ट हैं। जब हम लोग बात करते हैं हाई कोर्ट की तो ये कौन से आर्टिकल में मौजूद है? तो भाई स्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं हम लोग, सिर्फ स्थापना, जैसे हम लोग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 124। और जब हम लोग बात करते हैं हाई कोर्ट की स्थापना तब हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे 214। तो यहाँ पे हाई कोर्ट की स्थापना पर बात है। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं कि सबसे जो पुराना हाई कोर्ट है वो कौन सा है? तो वो है कलकत्ता हाई कोर्ट, सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट। इस पर भी क्वेश्चंस आते थे और अभी हम देखते हैं कि जैसे एमटीएस और जीडी लेवल पर अब भी वहां पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सीजीएल में सबसे पुराना हाई कोर्ट, अभी थोड़ा सा इजी लेवल हो जाता है तो वहां पे थोड़ा सा रुक सा गया है ये क्वेश्चन, लेकिन पहले आप बहुत ज्यादा पुराने पेपर देखेंगे तो वहां पे ये क्वेश्चन आता था। एनीवेज, तो कलकत्ता हाई कोर्ट 1862 में स्थापित सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं भाई जो 25 हाई कोर्ट हमारे हुए हैं वो कैसे हुए हैं? तो असल में आंध्र प्रदेश जब बाइफरकेट हुआ और जब तेलंगाना नया राज्य उसमें से निकाला गया तब हम देखते हैं कि एक नए हाई कोर्ट की एंट्री हुई। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट और फिर एक तेलंगाना हाई कोर्ट, तो ये दो अलग अलग हो गए। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका जो नया वाला हाई कोर्ट है, ये क्रिएट किया गया, ठीक है, 2019 में, जिससे टोटल हाई कोर्ट की संख्या हो गई 25। बाइफरकेशन पहले हुआ था 14 में, लेकिन हम देखते हैं हाई कोर्ट आया 2019 में, तेलंगाना हाई कोर्ट। ठीक है, चले और बात करें तो ये हमारे सामने ओल्डेस्ट हाई कोर्ट भी है कैलकाटा, लेकिन इसकी एक विशेष बात यह है कि जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं उस एरिया का भी जुरिस्डिक्शन कैलकाटा हाई कोर्ट के पास है। उसी प्रकार जो केरल हाई कोर्ट है उसके पास लक्षद्वीप क्षेत्र का जुरिस्डिक्शन भी है। ठीक है, तो यहां पर देखें तो केरला और लक्षद्वीप दोनों के ही केसेस केरला हाई कोर्ट देखेगा, जबकि कलकत्ता हाई कोर्ट की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम वेस्ट बंगाल अंडमान और निकोबार के भी वो केसेस देखेगा। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। चल, इसके अलावा एक आर्टिकल 231 भी है। जैसे हमने बोला भाई 214 हमने डिस्कस कर लिया कि वहां पे तो हाई कोर्ट्स की स्थापना से संबंधित बात है, वैसे ही एक 231 आर्टिकल भी है और जहां पर हम लोग देखते हैं कि ये कहा गया है कि भाई पार्लियामेंट चाहे तो अगर उसे लगता है तो वो जरूरी नहीं है कि हर राज्य को एक हाई कोर्ट दे, वो 2 राज्य या 2 से अन्य राज्य या यूनियन टेरिटरीज को एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में डाल सकता है, जैसा अभी हमने यहां पर देखा भी केरला हाई कोर्ट या कलकत्ता हाई कोर्ट के संदर्भ में। चलिए अगली चीज देखें, हरेला हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का त्योहार है जो मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? स्टैटिक जीके का बड़ा इजी क्वेश्चन है। उसका कारण यह है कि स्टैटिक जीके में आप कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको बोलते हैं ना कि भाई वहां से प्रश्न आता ही आता है, जैसे क्लासिकल डांस, फोक डांस, क्लासिकल म्यूजिक, फोक म्यूजिक, और एक है फेस्टिवल। और फेस्टिवल में हरेला पूछा जाना बड़ा ही इजी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तराखंड के कुछ फेमस त्योहारों में से है। ऐसे तो हर राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश के बहुत इन डेप्थ फेस्टिवल भी होते हैं, तो अगर एग्जामिनर चाहे उतने डेप्थ में जाना तो फिर एक अलग बात है, फिर हम कहेंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया, लेकिन यहाँ पर हरेला पूछना बड़ा ही ऊपर से पूछा गया, हम ऐसा कहें। उत्तराखंड का बच्चे, जैसा हमने कहा कि ये फेस्टिवल है हरेला, और जैसा इसका नाम है हरियाली का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम देखते हैं कि जैसे बीज को बोया जाता है, वो भी कोई एक फसल का बीज नहीं, 5 से 7 फसलों का बीज। और अगर उत्तराखंड में गढ़वाल जाति है तो बेटा गढ़वाल समुदाय के जो लोग हैं वो तो 12 फसलें भी बोते हैं। और ये कब बोई जाती है? 9 दिन पहले हरेला त्योहार के। तो हरेला त्योहार से 9 दिन पहले फसल बोई जाती है और फिर 9 दिन में ये बड़ी हो जाती है, और फिर 9वें दिन जब ये फेस्टिवल होता है तब इसको हार्वेस्ट किया जाता है, यानी फसल की कटाई होती है।
और तभी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये एक एग्रीकल्चरल हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में आप इसको देखोगे। फसल कटाई उत्सव है हरेला उत्तराखंड का। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है अगर आप पढ़ना चाहें। जैसा मैंने बताया 5 से 7 टाइप की अलग अलग जो फसल हैं उनको बोया जाता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे गढ़वाल समुदाय के लोगों की, तो बेटा वो तो इसको कहते हैं 12 नाजा। क्यों? क्योंकि 12 प्रकार की फसलों को बोते हैं और 9 दिन पहले बोया जाता है और फिर 9वें दिन फसल की कटाई होती है, तभी हरेला फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जो किसका प्रतीक है? प्रोग्रेस का, है ना, संपन्नता का, कि भाई फसल उग रही है तो फर्टिलिटी है ना, उर्वर है जमीन, तो एक प्रकार से ये लोग ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। चलिए अगला देखें क्या है। इंडो पैसिफिक में उष्ण कटिबंधीय प्रवाल भित्तियों के भीतर पाई जाने वाली ब्लैक लिप्ड पर्ल ऑयस्टर के नाम से जानी जाने वाली कौन सी प्रजाति है? अब ये क्वेश्चन हम लोग इसको मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन कहेंगे। क्यों? ऐसा नहीं है कि ये पढ़ा नहीं जा सकता, अक्सर करंट अफेयर्स में भी रहता है ये, लेकिन करंट अफेयर्स में भी जब हम एक्सपेक्ट करते हैं, या मान लीजिए ज्योग्राफी में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तो इतना इन डेप्थ एक्सपेक्ट नहीं करते। और इससे हमको एनालिसिस में ये देखना है कि बच्चे सीजीएल के लिए एटलीस्ट हमको थोड़ा सा और डेप्थ में करंट अफेयर्स हो या ज्योग्राफी हो वो पढ़ना है। यही हमारे एनालिसिस का निष्कर्ष होना भी चाहिए। भाई हम लोग क्यों जुड़े हैं, आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं, कि भाई जो चीजें आ रही हैं तो उससे हम लोग एक निष्कर्ष निकालें। आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको वो कुछ और पूछेगा, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि इस डेप्थ पर वो पूछ रहा है। और ये भी बहुत ज्यादा अल्ट्रा डेप्थ नहीं है, ये बड़ा फेमस हम कहें कि जो पर्ल प्रोड्यूसिंग एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पिंक टाडा मार्गेरिटीफेरा। अब देखो इधर ध्यान देंगे तो यहां पर आप देख पा रहे हो ये क्या है, एक ऑयस्टर है और इसके अंदर से पर्ल निकलता है, पर्ल मोती। और ये पर्ल या मोती ज्वेलरी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कीमती है, वैल्यूएबल है, इसलिए इस ऑयस्टर को हार्वेस्ट किया जाता है, पाला भी जाता है और पकड़ा भी जाता है, और फिर उससे इस मोती को निकाला जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं। पिंक टाडा मार्गरेटिफेरा इज अ स्पीशी फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी ब्लैक पर्ल्स, काला मोती, जो ज्वेलरी इंडस्ट्री में बहुत फेमस है, जैसा मैंने बता दिया। अब बात है ये कहां पर पाया जाता है, तो वार्म शैलो वाटर्स जो कि लगून्स और कोरल रीफ में पाए जाते हैं। तो लगून्स और कोरल रीफ्स में पाए जाने वाले वार्म शैलो वाटर्स, क्योंकि ज्यादा अगर तापमान में चेंजेस होते हैं, जैसे पानी ज्यादा गर्म होने की दिशा में बढ़े या पानी ठंडा होने की दिशा में बढ़ता जाए, ऐसी स्थिति में ये टेम्परेचर के प्रति इनसेंसिटिव भी होते हैं और इसलिए फिर ये दूसरे रीजन्स में मूव करने लग जाते हैं और कई बार डेथ नेचुरल भी इसी कारण से हो जाती है कि भाई टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अच्छा, कहां पर ये पाए जाते हैं, तो जैसा आप देख पा रहे हो कि भाई हमारे सामने कुछ एरिया है, जैसे इंडियन ओशियन के कई आइलैंड्स में पाए जाते हैं, फिलीपींस में पाए जाते हैं, कुक आइलैंड्स में पाए जाते हैं, फ्रेंच पॉलिनेशिया जो बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप है वहां पाया जाता है। लेकिन अगेन इतना डेप्थ में हमें उम्मीद नहीं कि अगली बार क्षेत्र पूछे, लेकिन हाँ आपको ये दिमाग में रखना है कि भाई जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो वहां पर अगर कोई ऐसा विशेष कोई इंसेक्ट है, कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई प्लांट है जिसका किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा रेलेवेंस है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, यानी आर्थिक रूप से कोई महत्व वो रखता है, तो उस पर विशेष फोकस करना है। ठीक है, चल आइए आगे बढ़े। 19वीं सदी के भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन स्त्री पुरुष तुलना के लेखक थे या थी? अब इस प्रश्न का सही जवाब है ताराबाई शिंदे। ध्यान देंगे, जब हम लोग बात करते हैं ताराबाई शिंदे जी की, तो ये सत्यशोधक समाज में एक मेंबर थी। अब सत्यशोधक समाज तो हिस्ट्री को सिंसियरली पढ़ने वाला हर बच्चा पढ़ता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की है? ज्योतिबा फूले जी ने की है। सही बात है, ये भी मुझे आशा है कि आपने हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा। तो ज्योतिबा फूले, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले, दोनों बहुत ही बड़े सोशल रिफॉर्मर्स, और ज्योतिबा फूले जी ने गुलामगिरी नाम का एक इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन, इसके अलावा सार्वजनिक सत्य धर्म, तो सार्वजनिक सत्य धर्म एक ये भी इनका एक पब्लिकेशन है, सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी, तो ये दो बेहद महत्वपूर्ण इनके पब्लिकेशन है जिनके लिए जाने जाते हैं। और ज्योतिबा फूले जी को महात्मा की उपाधि भी मिली, और इनकी पत्नी जो है सावित्रीबाई फूले, उनने तो माना जाता है कि लड़कियों के लिए पहला भारत में स्कूल खोला पुणे में, और वो फर्स्ट मॉडर्न फीमेल टीचर मानी जाती है, पहली आधुनिक महिला शिक्षिका। लेकिन इतना तो हर बच्चा पढ़ता है, लेकिन इस क्वेश्चन को जब हम लोग देखते हैं तो यहां पर सिर्फ इतना ही नहीं, आपसे पूछा है कि भाई स्त्री पुरुष तुलना ये रचना किसने की है। इतना डेप्थ में अक्सर बच्चे नहीं पढ़ते हैं, और इसलिए यहां पे ये जो क्वेश्चन इसको हम लोग मॉडरेट कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, ताराबाई शिंदे ये सत्यशोधक समाज से संबंधित हैं, और इनने ये लेख स्त्री पुरुष तुलना क्यों लिखा?
असल में एक दूसरा न्यूज़पेपर था जिसका नाम था पुणे वैभव, और उस पुणे वैभव नाम के न्यूज़पेपर में एक बार एक किसी व्यक्ति ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें महिलाएं अबॉर्शन क्यों सोच रही हैं, क्यों बच्चा गिराने का सोच रही हैं, ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तब उनके खिलाफ ताराबाई शिंदे जी ने एक आर्टिकल लिखा था, स्त्री पुरुष तुलना, कि भाई ये कौन सी बात हो गई, क्यों नहीं, अगर किसी महिला को बच्चा पालना है तो ऐसी स्थिति में उसका भी तो फैसला है, क्योंकि पालना तो उसी को है। और उस समय का समाज जहां पे पुरुष वैसे भी बच्चे पालने की जिम्मेदारी को पुरुषों से संबंधित जिम्मेदारी नहीं देखते थे, वो ऐसा देखते थे ये तो महिलाओं का काम है। तो जब पालना ही महिला को है तो भाई महिला की रजामंदी है कि नहीं है। तो ऐसा ताराबाई शिंदे जी ने अपनी इस पर्टिकुलर लेख में लिखा। ये लेख उस समय बहुत ज्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज किया, कारण क्योंकि उस समय का जो समाज था वो हम देखते हैं कि भाई ऑर्थोडॉक्स समाज है, कंजर्वेटिव समाज है, पुराने रीति रिवाजों से घिरा हुआ समाज है। तो इनके इस लेख को ज्यादा पसंद उस समय के समाज ने नहीं किया। लेकिन ज्योतिबा फुले जी ने ताराबाई शिंदे जी की काफी तारीफ की इस लेख को लिखने के लिए, जो कि ना सिर्फ पैट्रियर्की बल्कि इसके अलावा हम देखते हैं कि कास्ट के भी खिलाफ लिखा गया था। ठीक है, तो जो उस समय जो जाति संबंधित कुरीतियां होती थी उसके खिलाफ भी ये आर्टिकल लिखा गया था ताराबाई शिंदे जी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएसओ ने सकल मूल्य वर्धन की अवधारणा को कब अपनाया? सीएसओ अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड इन। तो ये इजी स्तर का क्वेश्चन है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम लोग देखते हैं कि भाई बहुत सारी चीजें थी जहां से अगर इन डेप्थ जाना चाहता तो पूछ सकता था, लेकिन ऐसा हमको नहीं दिखता। ये जो क्वेश्चन है ये इजी स्तर का क्वेश्चन है, क्योंकि हम देखते हैं कि सीएसओ ने, यानी जो आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ग्रॉस वैल्यू एडेड का जो कॉन्सेप्ट है वो 2015 में अपनाया। काफी चर्चा में भी रहता है और इकोनॉमिक्स में इसको पढ़ा भी जाता है, बड़ा ऊपर ऊपर से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। लेकिन पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अब हुआ क्या कि बेटा 2015 तक जो हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का तरीका है तो वो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट की जाती थी, तो वैसे आपका नेशनल इनकम निकलता था। लेकिन फिर इसमें एक चीज देखी गई कि इसमें सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जो हम लोग जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल रहे हैं उसमें सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम लोग देख नहीं पा रहे, मतलब इसको फॉर्मूला में हम लोग ले नहीं रहे थे। तो इससे कहीं ना कहीं जो आंकड़े आ रहे हैं वो उतने सही फील नहीं किए गए। इसलिए 2015 से ग्रॉस वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट हमने फॉलो करना शुरू किया, जहां पर हम देखते हैं कि जीडीपी पे हम लोग सब्सिडीज और टैक्सेस को भी देख रहे हैं कि मतलब इनका जो प्रभाव पड़ रहा है हमारे नेशनल इनकम पर वो भी हम लोग अब काउंट कर रहे हैं। तो ये एक प्रॉपर और सही वे माना गया जीडीपी को एनालाइज करने का, नेशनल इनकम को एनालाइज करने का, सॉरी। तो कुल मिला के बच्चे जीवीए क्या है? जीडीपी प्लस सब्सिडीज माइनस टैक्सेस, और 2015 से हम लोग इसी के आधार पर अपना नेशनल इनकम काउंट कर रहे हैं। और ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ही हम कहें कि ये पैमाना है। भाई इंडिया ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस भी इसी को रिकमेंड करता है कि जीवीए के आधार पर आप अपनी नेशनल इनकम निकालिए। तो कुल मिला के इंडिया ने 2015 में जब ऐसा अपना लिया जीवीए बेस्ड नेशनल इनकम, तो फिर हमने बोला कि भाई हमने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट किया है ना, जो ग्लोबल पैरामीटर्स हैं उस आधार पर हम लोग निकाल रहे हैं। तो कुल मिला के सही जवाब है 2015। मिस्र के काहिरा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ, तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है, तो उसने वर्ल्ड कप, विश्व कप जो 2022 में आयोजित किया, तो भारत ने कितने पदक जीते? तो भाई आईएसएसएफ के जो वर्ल्ड कप होते हैं उसमें भारत का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है। रीसेंट टाइम्स में तो इतना अच्छा हो गया है कि आप देखो कि हमने इसमें फर्स्ट स्पॉट हासिल किया था। पूरी बात सुनिएगा। 2022 में जब ये आईएसएसएफ वर्ल्ड कप आयोजित हुआ तो इंडिया ने बेटा हम देखते हैं कि टोटल 7 मेडल जीते। लेकिन इतना ही नहीं, मैं आपको यहाँ पर एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूँ। वो एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि अभी पिछले ही साल जब आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप हुई, तो एक तो 2022 का आईएसएसएफ वर्ल्ड कप, उसमें इंडिया ने 7 मेडल लाके नंबर 1 पे रहा। लेकिन इसके अलावा पिछले साल 2024 में आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, उसमें भी भारत ने टॉप किया है। ठीक है बच्चे, और उसमें भारत ने टोटल 24 मेडल जीते, जिसमें अकेले गोल्ड ही 13 थे। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दूसरे नंबर पर रहा इटली। तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि हम लोग काफी बेहतर कर रहे हैं शूटिंग में, निशानेबाजी में। और अगर हम लोग इसी तरीके से अच्छा काम करते रहेंगे तो आशा है कि हम लोग आगे चल के निश्चित रूप से ओलंपिक्स के स्तर पे भी और अपने मेडल्स पर बढ़ोतरी कर सकते हैं। इस बार भी हमने शूटिंग में देखा कि बहुत ही शानदार काम हुआ। आप देखते हैं कि जब पेरिस ओलंपिक्स 2024 हुआ तो भाई मनु भाकर जी ने कितना नाम किया,
सरबजीत सोरबवाल जी ने कितना नाम किया। ठीक है, तो कुल मिला के अभी हम लोग उस टॉपिक पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक शूटिंग में हम लोगों के जो मेडल्स हैं वो बढ़ रहे हैं, और आप यहाँ पर भी देख रहे हो, वहां पर भी देख रहे हो। चलो भाई, कुल मिला के ये भी दिमाग में रखना, ये आपके करंट अफेयर्स के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण होता है कि चौथा ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भी भारत नंबर 1 पे रहा, इटली नंबर 2 पे रहा। भारत ने कितने मेडल जीते? 24, जिसमें 13 गोल्ड थे। मेडल्स की संख्या इसलिए याद रखनी क्योंकि आप देख पा रहे हो भाई, एनालिसिस में आपने क्या समझा कि यहाँ पे देखो मेडल्स की टोटल संख्या पूछ ली थी ना 2022 वर्ल्ड कप की, 7। चलो भाई आगे बढ़े। उस्ताद विलायत अली खान डैश के उस्ताद हैं भाई, हम बोल रहे हैं विलायत अली खान साहब किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए फेमस है? तो इसका सही जवाब है सितार। जब हम लोग बात करते हैं सितार की, तो सितार और तबला, तो ये बच्चे आमिर खुसरो साहब, तो जो आमिर खुसरो साहब हैं तो बहुत बड़े स्तर के विद्वान। अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली सुल्तान हुआ करते थे तो उनके दरबार में आमिर खुसरो साहब एक विद्वान थे। और आमिर खुसरो साहब की बात करें तो इनने ही सितार और तबला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को शुरू भी किया है। इतना ही नहीं, इन्हें बहुत सारी और चीज़ों को भी शुरू किया है। इनको पैरट ऑफ इंडिया, तुतीय हिंद बोलते हैं, कव्वाली और गजल इन्होंने ही शुरू की हैं। ठीक है, खैर अभी हम लोग आते हैं अपने प्रश्न पर। तो जब हम लोग सितार बजाने वाले फेमस लोगों की बात करते हैं तो बेटा सबसे बड़ा जो नाम आप देखते हैं वो है पंडित रविशंकर साहब। तो पंडित रविशंकर साहब ये सबसे बड़ा नाम है किस फील्ड में? तो सितार ये भी बजाते हैं, वैसे मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं, लेकिन जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस है वो है सितार बजाने के लिए। ठीक है, अभी मैं आपको एक लिस्ट भी दूंगा, जो लिस्ट आपको दिमाग में रखनी है कि भाई बेसिक या कहें मिनिमम इतने लोग तो आपको याद रखने ही इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जहां से क्वेश्चन आता है। जैसे हम बोलते हैं ना भाई विराट कोहली किस खेल से संबंधित है, तो आपके मन में आता होगा अरे सर ये तो बहुत ईजी बात पूछ रहे हो। उसी प्रकार अगर मैं म्यूजिकल इंडस्ट्री की बात करूं बेटा, तो कुछ ऐसे नाम और उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए क्योंकि उन पर कभी भी प्रश्न आ जाता है। ठीक है, तो पंडित रविशंकर साहब सितार, उस्ताद विलायत खान साहब ये भी सितार। ठीक है, और आमिर खुसरो साहब ने ही तबला और सितार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को आविष्कार किया। चले, तो उस्ताद विलायत खान भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में सबसे महान सितार वादकों में से एक थे। और फिर हम देखते हैं भाई इनका घराना क्या है। घराना क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के प्लेयर है, अब उनने उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना शुरू किया और उनका एक अलग स्टाइल था, एक अलग तरीका था, और फिर उनने कई लोगों को सिखाया। अब देखते ही जो कई लोगों को सिखाया ये भी मास्टर बन गए उसी स्टाइल में। तो देखते देखते घर बड़ा हो रहा है। घर बड़ा हो रहा है का मतलब है बहुत सारे लोग उस पर्टिकुलर स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, तो एक घराना बन रहा है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो उस्ताद विलायत खान साहब है वो इमदाद खानी घराने से संबंधित है, जिसको इटावा घराना भी बोलते हैं क्योंकि इसी क्षेत्र से ये म्यूजिकल स्टाइल निकली थी। तो इमदाद खानी घराना, इटावा घराना। ठीक है, अच्छा, तो इसकी उत्पत्ति उस्ताद इमदाद खान से मानी जाती है, जो मैंने आपको नाम भी बताया। या तो भाई उस क्षेत्र के नाम पर घराने का नाम पड़ जाता है या तो उस व्यक्ति के नाम पे पड़ जाता है। जैसे आपने सुना होगा ग्वालियर घराना, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, शायद आपने सुने, बहुत सारे घराने हैं। ठीक है, भिंडी बाजार घराना, ठीक है, किराना घराना, तो कई बार हमने डिस्कस भी किया है दूसरे शिफ्ट्स के एनालिसिस में, किराना या किराना घराना। तो उसी प्रकार बच्चे ये कौन सा घराना है? इमदाद खानी घराना या इटावा घराना, क्योंकि इमदाद खान साहब ने इस म्यूजिकल स्टाइल को शुरू किया, आगे जाके विलायत खान भी उसी स्टाइल में सितार बजाए। चलिए, तो अब मैं आपको वो लिस्ट दे रहा हूं भाई, जो बेसिक मिनिमम लिस्ट है कि यहां से कभी भी प्रश्न आ सकता है। तो बिस्मिल्लाह खान साहब ये शहनाई वादक हैं। अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, तो अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान ए नाम से शुरू है। सरोद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। पंडित रविशंकर साहब सितार, विलायत खान साहब भी सितार। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर, हरि प्रसाद चौरसिया फ्लूट यानी बांसुरी। उस्ताद जाकिर हुसैन, इनका निधन हो गया 2024 में, है ना, दिसंबर महीने में। तो ये करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं। तो तबला वादक। और उस्ताद सुल्तान खान सारंगी। तो देखोगे आप, तो मैंने आप देखो लगभग एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एक या दो लोगों को पिकअप किया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो मिनिमम है। इसका ये मतलब नहीं कि क्वेश्चन सिर्फ यहीं से ही आएगा, इसका ये मतलब है ये तो मिनिमम पढ़ना ही चाहिए हर बच्चे को जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं जो हम लोग क्लास में देखते हैं, लेकिन हाँ इतना बेसिक मिनिमम है जो आपको याद रखना ही चाहिए। चलिए, भारत की कौन सी भौतिक विशेषता मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है? जब हम लोग बात करते हैं कि भाई ये तो मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया ज्योग्राफी का, आप लोग बिल्कुल पढ़ते हो कि जो हिमालयाज हैं वो जो आर्कटिक क्षेत्र से या सर्बिया क्षेत्र से जो भयंकर ठंडी हवाएं आती हैं उनको भारत या हम ओवरऑल कहें इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है।
और इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा वरदान आपका हमको बड़ा मिला है, गिफ्ट हमको मिला है इस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल फीचर के मौजूदगी से। क्योंकि आप देखते हो कि सेम लैटिट्यूड पर जो दूसरे क्षेत्र मौजूद है ना बेटा, वहां पर तापमान बहुत ज्यादा कम रहता है, और हमारे यहां पर हम देखते हैं कि हिमालयास की मौजूदगी की वजह से ये जो ठंडी हवाएं हैं वो नहीं पहुंच पाती हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ तापमान मॉडरेट टू हाई रहता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि भाई हम लोग बच गए उन ठंडी खतरनाक हवाओं की। ठीक है, तो सही जवाब क्या है? हिमालय। बड़ी ही आसान सी ये बात है और बड़ा ही आसान सा ये क्वेश्चन भी है, इसको हम लोग इजी स्तर का क्वेश्चन कहेंगे। यहाँ पे आपके लिए कुछ एडिशनल डिटेल है, अगर आप पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, कोल्ड आर्टिक और साइबेरियन विंड्स को ये जो चलती है सेंट्रल एशिया से, तो उनको भारत में प्रवेश या भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है हिमालय। चले भाई, किस राज्य ने प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील योजना, आपने सुना होगा, तो भाई उसका कार्यान्वयन शुरू किया। तो सबसे पहले किसने इसको इंप्लीमेंट किया है? अब देखो बहुत सारे राज्यों ने इसको इंप्लीमेंट किया है, लेकिन सबसे पहले किसी न किसी ने शुरू किया होगा और ये मॉडल वहां पर बहुत बड़े स्तर पर सफल हुआ होगा, और उसके बाद अन्य राज्यों ने फॉलो किया। ना सिर्फ राज्यों ने बल्कि फिर तो केंद्र सरकार ने अपनी स्कीम बनाई ना, नेशनल लेवल की स्कीम है मिड डे मील स्कीम। तो सबसे पहले किसने सोचा, सबसे पहले किसने रिस्क उठाया, सबसे पहले किसने लागू किया? तो भाई बिल्कुल क्रेडिट मिलना चाहिए तमिलनाडु को। तो तमिलनाडु वो सबसे पहला राज्य है जिसने मिड डे मील स्कीम शुरू की। अब उस टाइम पे जब इसे शुरू किया गया तो ऑब्जेक्टिव बड़े सिंपल थे। क्या? कि एक तो बच्चों की स्कूल में एंट्री बढ़ानी है, और जो बच्चे स्कूल में एनरोल कर रहे हैं वो फिर छोड़े ना, तो उनका ड्रॉप आउट रोकना है। कई बार ऐसा होता है ना कि भाई बच्चे एडमिशन तो ले लिए लेकिन उसके बाद कुछ समय में स्कूल आना छोड़ दिया। अब वो डेली स्कूल आए, उसके लिए कुछ डेली अच्छा आकर्षण भी होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई। अब आप जानते हो पढ़ाई तो एक बच्चे के लिए सामान्यतः एक ऐसा विषय है कि हाँ थोड़ा सा बोरिंग है, क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है अरे बड़ों का जीवन कितना अच्छा होता है, पढ़ना नहीं। लेकिन भाई अब उनको ज्यादा महत्व नहीं मालूम है उस समय उस एज में, लेकिन हमें तो मालूम है। लेकिन मिड डे मील जब मिल रहा है तो एक बहुत बड़ा आकर्षण है कि भाई चलो भाई अच्छा खाना मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में डुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या पूरे हो रहे हैं कि भाई एक तो बच्चों को न्यूट्रिशन मिल रहा है, और दूसरा क्या है कि भाई बच्चा जो है वो रेगुलरली पढ़ाई कर रहा है। तो एक चीज हो रही है एजुकेशन, तो न्यूट्रिशन भी मिल रहा है और एजुकेशन भी। तो ये बहुत ही शानदार पहल तमिलनाडु की 1960s के 1960 के दशक में इन्हें शुरू किया। बाद में तो बहुत सारे राज्यों ने कॉपी किया, मध्य प्रदेश ने कॉपी किया, यूपी ने कॉपी किया, लेकिन सबसे पहले तमिलनाडु का, और फिर तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम भी बनी। ठीक है ना, चलिए तो ये महत्वपूर्ण चीज थी, ये भी हमने डिस्कस कर ली। आइए आगे बढ़े। 7वीं शताब्दी में इस्लाम नामक एक नए धर्म का जन्म हुआ। तो अब भाई कहां पे जन्म हुआ है? जब हम बात करते हैं इस्लाम धर्म की तो हम देखते हैं कि 610 AD यानी 610 ईस्वी में कैसे चले, तो थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। हम देखते हैं कि 610 ईस्वी में हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की। अब हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का मूल नाम, ओरिजिनल नेम था अल अमीन, और इनका जन्म हुआ 570 ईस्वी 570 AD में। कहां पर? सऊदी अरब में एक शहर जिसका नाम मक्का, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ। और ये मवेशियों के व्यापारी थे, यानी ट्रेडर ऑफ एनिमल्स। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑक्यूपेशन, अगर हम बात करें काम के अलावा, तो बच्चे इनको ध्यान लगाना बहुत अच्छा लगता था। तो अक्सर हीरा नाम की एक गुफा थी, वहां पर ये ध्यान लगाया करते थे, मेडिटेशन किया करते थे। और साल 610 ईस्वी में, यानी जब इनकी उम्र 40 साल है, तब जब एक बार ये ध्यान लगा रहे थे, तब ध्यान लगाने में इतना लीन हो जाते हैं कि इनको सपने में एक फरिश्ता आता है जिसको हम कह रहे हैं गैब्रियल या जिब्राइल, और वो फरिश्ता इनको बताता है कि मुझे अल्लाह ने भेजा है और एक पैगाम आपके लिए दिया है, और अल्लाह चाहते हैं कि ये पैगाम आप दुनिया तक पहुंचाएं। और तब हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब इस पैगाम को सब तक कुरान के माध्यम से पहुंचाते हैं, और इस तरीके से हम मानते हैं कि भाई इस्लाम की स्थापना हुई। तो जो अल्लाह का पैगाम था वो इन्होंने कुरान के माध्यम से सब तक पहुंचाया, तो इसलिए इनको हमने कहा पैगंबर। पैगंबर यानी मैसेंजर, जो कि पैगाम या संदेश पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो भाई इस्लाम की स्थापना कहां पर हुई है? अरेबिया। तो इसका सही जवाब यही है। तो मक्का के बाद फिर ये मदीना जाते हैं। मदीना जाते हैं 622 AD में, 622 ईस्वी में। अच्छा, और मदीना में फिर इस्लाम धर्म की स्थापना होती है। मदीना पहला शहर होता है जहां हम देखते हैं कि भाई जो कि इस्लाम के कंट्रोल में आता है, क्योंकि भले इनने मक्का में इस्लाम धर्म की स्थापना कर दी थी,
लेकिन मक्का में पहले से ही एक धर्म मौजूद था जिसका नाम था जहालियत, और जहालियत का जो लीडर था वो था अबू जहल। तो उनने बहुत सारे हमले करवाए हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब पर, क्योंकि वो इनसिक्योर हो गया था कि उसका धर्म और उसकी सत्ता खतरे में। और तब इसीलिए मक्का में नहीं, मदीना में इनको मूव करना पड़ा। और जब ये मदीना में मूव किए तो वहां पर इस्लाम धर्म बड़े स्तर पर लोगों ने अपनाया, और मदीना सबसे पहला शहर माना जाता है जहां पे इस्लामिक हम कहें कि भाई कंट्रोल में मदीना आया। वापस फिर हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब आए मक्का, और अबू जहल को इनने हरा दिया इस बार, और फिर मक्का को भी इनने इस्लामिक नियंत्रण में ले आए। तो कुल मिला के मदीना सबसे पहला शहर है जहां पे इस्लामिक कंट्रोल आया। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे सबसे पहला शहर जहां पर इस्लाम की स्थापना हुई, तो स्थापना मक्का में ही हुई थी, लेकिन नियंत्रण में सबसे पहला शहर कौन सा आया? मदीना। और फिर बाद में इनने मदीना से मक्का पर जब ये दोबारा गए तब इनने मक्का पर भी इस्लामिक नियंत्रण किया। चलिए आइए आगे बढ़ें, अगला देखें। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं? तो जब हम लोग बात करते हैं द इंडियन स्ट्रगल, तो ये सुभाष चंद्र बोस साहब की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल। तो सुभाष चंद्र बोस साहब का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ। तो 1897 में इनका जन्म कहां पर हुआ बेटा? कटक। तो कटक कहां पर है? उड़ीसा। तो वहां पर सुभाष चंद्र बोस साहब का जन्म हुआ, और इसलिए हर साल 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस भी ऑब्जर्व किया जाता है। पराक्रम दिवस भी ऑब्जर्व किया जाता है। चलें और आगे की बात करें तो हम देखते हैं कि 1920 में इनने इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर कर लिया था, लेकिन फिर इनने जॉब छोड़ दी थी क्योंकि उसी टाइम पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन भी इंडिया में चल रहा था। इसलिए इनने आईसीएस एग्जाम, सोचो सिलेक्ट होने के बाद, जॉब मिलने के बाद इनने उस नौकरी को ठोकर मार दी। चाहते तो बड़ा आराम से ऐशो आराम का उस समय जीवन बिता सकते थे, लेकिन भारत के लिए इनने अपनी नौकरी छोड़ दी। कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बनते हैं, 1938 और 1939। 1938 में हरिपुरा गुजरात में एक जगह है, तो गुजरात में एक जगह है बेटा, क्या नाम है? हरिपुरा। तो यहाँ पे पहले ये अध्यक्ष बने, और 1939 में त्रिपुरी, ये मध्य प्रदेश में जगह है, तो यहाँ पे जब अधिवेशन हुआ कांग्रेस का तब यहाँ पे भी अध्यक्ष बने। आगे चल के जर्मनी चले जाते हैं। अच्छा, जर्मनी में इनको टाइटल मिलता है नेताजी। तो जो इनको नेताजी कहते हैं ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो ये टाइटल इनको कहाँ मिला? ये टाइटल इनको जर्मनी में ही मिला। जर्मनी में इन्होंने फ्रीडम आर्मी यानी मुक्ति सेना नाम की एक सेना भी बनाई। आगे चल के ये जापान आएंगे। जब ये जापान आए तो यहाँ पर पहले से ही इंडियन नेशनल आर्मी बन चुकी थी, और तब इनने इंडियन नेशनल आर्मी का नाम चेंज करके आजाद हिंद फौज कर दिया। तो किसने इंडियन नेशनल आर्मी का नाम चेंज करके आजाद हिंद फौज करा? तो सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस साहब का एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी, जिसको हम कहते हैं एन इंडियन पिलग्रिम। क्या बोलते हैं बच्चे? एन इंडियन पिलग्रिम, एन इंडियन पिलग्रिम, एन इंडियन पिलग्रिम। तो यहाँ पे कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। एक भारतीय तीर्थ यात्री, है ना, एक भारतीय तीर्थ यात्री, एन इंडियन पिलग्रिम। चलें आगे बढ़े। तो भाई यहाँ पे सही जवाब क्या है? तो एन इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल और इंडियन पिलग्रिम दोनों किसकी हैं? सुभाष चंद्र बोस साहब की। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इज मेंशन? तो भाई सिंपल सा ये प्रश्न है। जब हम लोग बात करते हैं विलेज पंचायत, तो आप ये बड़ा इजी क्वेश्चन, आप इसको पॉलिटी का माने, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जब आप पढ़ते हो ना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 में जो मौजूद है, तो वहां पर ऐसी बहुत सारी चीजें कि जो हमारे संविधान बनाने वालों ने डाली कि जब भी कोई कानून बनाया जाए तो ये प्रयास किया जाए केंद्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा कि ये इन निर्देश को वो फॉलो कर पाए या इन निर्देशों की पूर्ति के लिए कदम बढ़ा पाए। और इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में बहुत लंबे स्तर के सपने डालें कि भाई ये सपने पूरे करने की दिशा में जब भी लगे सरकारों को कि वो आ गए हैं, तो वो प्रयास करें कि फिर उस सपने को पूरा करें। अब इसके आर्टिकल 40 में लिखा है विलेज पंचायत क्रिएट होनी चाहिए। ना सिर्फ क्रिएट होनी चाहिए बल्कि उन विलेज पंचायत को बहुत सारे अधिकार मिलने चाहिए। और फिर इसी सपने को साकार करते हुए हम देखते हैं कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आता है,
जहां पर हम देखते हैं कि एक पार्ट नया ऐड करता है, पार्ट 9 पंचायत का, और आर्टिकल 243 से 243O। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक संवैधानिक दर्जा पंचायतों को मिला, उनको ढेर सारे अधिकार मिले। और इसी संविधान संशोधन अधिनियम ने एक शेड्यूल भी ऐड किया था, शेड्यूल नंबर 11, जहां पर पंचायत की पावर, जहां पर पंचायत की क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इन सब पर चर्चा थी। तो कुल मिला के उस सपने को साकार करने की दिशा में, पंचायत को अधिकार देने की दिशा में ये हमने किया। लेकिन आज भी पंचायत की बात करें तो भाई बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जो कि पंचायत को लेने चाहिए, लेकिन वो लेती कौन है? राज्य सरकारें। अब जैसे किसी गांव में, उन गांव के लोगों को मालूम है कि उनके लिए बेस्ट क्या है, कि भाई उनको रोड चाहिए कि अस्पताल चाहिए। पता चला आप वहां पे बनवा रहे हो एक कॉलेज, आप वहां पर बनवा रहे हो एक स्कूल, लेकिन वहां पर अभी एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ही नहीं है, अभी वहां पर बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है। तो व्यक्ति क्या बोलेगा? रोड बाद में बनवाना, पहले इलाज करवाओ, या स्कूल बाद में बनवाना, पहले इलाज करवाओ। तो कहने का मतलब है वहां के लोगों पर अगर छोड़ दिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। तो इसलिए अभी भी डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण और बड़े स्तर पर हमको चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। लेकिन ठीक है, शुरुआत तो अच्छी की है। यहाँ पे थोड़ी एडिशनल डिटेल है, आप चाहें तो निश्चित रूप से पढ़ें। बाकी मैंने सारी महत्वपूर्ण जो बातें थी, है ना, वो मैंने आपको बताई। चले, सितार वादक पंडित रविशंकर। अब आप नोटिस करो कि बच्चे, ये इतना महत्वपूर्ण, ये जो स्टैटिक जीके के अंदर हम देखते हैं ना कि जो क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक, फोक डांस, फोक म्यूजिक, अब ये तो क्लासिकल म्यूजिक है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण है ये सेक्शन कि यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा था विलायत खान जी के बारे में, सितार। अब देखो, सितार वादक पंडित रविशंकर को 1999 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि स्टैटिक जीके में आप ये जरूर पढ़ते हो, पढ़ना चाहिए भी हर सिंसियर एस्पिरेंट को, ये इसलिए मैं इजी क्वेश्चन कहूंगा। अब देखो, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है उसके लिए तो ये क्वेश्चन टफ ही होगा, लेकिन जनरली स्पीकिंग ये क्वेश्चन एक आसान कैटेगरी का, टफ क्वेश्चन नहीं है। और रविशंकर साहब के बारे में बात करें तो मैंने कहा था ये मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, लेकिन सबसे फेमस है सितार बजाने के लिए। अच्छा, ये किसके शिष्य हैं? ये भी महत्वपूर्ण बात है, ये भी किसी के शिष्य हैं। किसके शिष्य हैं? बाबा अलाउद्दीन खान। अब ध्यान से सुनना, जो बाबा अलाउद्दीन खान साहब हैं, तो बेटा बाबा अलाउद्दीन खान साहब खुद मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, लेकिन मुख्य रूप से वो बजाते हैं सरोद, जिसके लिए बड़ा फेमस है वो, तो वो सरोद के लिए। लेकिन उनके जो शिष्य हैं वो सितार के लिए फेमस है। ठीक है, और रविशंकर जी को बहुत सारे सम्मान मिल चुके हैं, और 1999 में इनको बेटा भारत रत्न, जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, यानी सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो भी मिल चुका है। यहां पर मैंने आपके लिए ईयर्स के साथ लिख दिया कि भाई इनको जो और महत्वपूर्ण अवार्ड मिले हैं, जैसे पद्म भूषण मिल चुका है, पद्म विभूषण मिल चुका है, भारत रत्न मिल चुका है। अब भारत रत्न तो एसएससी ने अलग अलग बार सीरियल में पूछ लिया है, ठीक है, ईयर के साथ, लेकिन पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये कभी भी आ सकते हैं, तो दिमाग में रखें। पद्म भूषण 1967 और पद्म विभूषण की बात करें तो 1981 में रविशंकर जी को पद्म विभूषण सम्मान मिला। ठीक है भाई, चलो, तो ये वही वाली लिस्ट जो मैंने थोड़ी देर पहले भी दिखाई थी, ये फिर से आपको दे रहा हूं ताकि आप दिमाग में रखो कि ये बेसिक मिनिमम है, इतने तो लोग आपको म्यूजिक इंडस्ट्री में मालूम होना चाहिए। जो साइंस के क्वेश्चन है वो साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी डील करेंगे आपके साथ। ठीक है, चलें भाई, ये भी साइंस का क्वेश्चन है, बिल्कुल। चलिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान करता है? विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स पावर टू द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो जब हम लोग बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के स्थापना एस्टेब्लिशमेंट की बात है, और 124 क्लॉज 2 में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो अपॉइंट कर सकते हैं जजेस को सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई जजेस की बात करें तो सीजेआई का अपॉइंटमेंट, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनका भी, और अन्य जजेस का भी अपॉइंटमेंट आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में है। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें बच्चे, तो पहले चीफ जस्टिस कौन थे? हरिलाल कानिया साहब। कई बार ये भी प्रश्न आ जाता है कि भाई पहले चीफ जस्टिस कौन है? हरिलाल कानिया। वर्तमान में जो चीफ जस्टिस है बेटा वो कौन है? तो बी.आर. गवई। कौन है? तो बी.आर. गवई, जो 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, बी.आर. गवई। तो भूषण रामकृष्ण गवई 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है भाई, चलो, तो यहां पर वही वाली चीज लिखी भी हुई है कि 124(2) में ही है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, वो अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष हुआ? ये भी इजी क्वेश्चन है, 1894। क्योंकि जब हम लोग स्पोर्ट्स पढ़ते हैं, स्पोर्ट्स में हम लोग देखते हैं ओलंपिक्स तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है ही, तो वहां पर 1894 में निश्चित रूप से
तो जो आपका ओलंपिक कमेटी है उसका गठन हुआ। अच्छा, जो आपके मॉडर्न ओलंपिक्स हैं वो 1896 एथेंस ग्रीस से शुरू हुए 2 साल बाद, लेकिन कमेटी 2 साल पहले बन गई, कहां पर, 1894। इसकी स्थापना किसने की थी, तो मैं 2 महत्वपूर्ण नाम आपको बता रहा हूं, एक है बैरन पियरे डी कुबर्टिन और दूसरे हैं डिमेट्रियस विकेलस। अब पियरे डी कुबर्टिन साहब का तो आपने नाम सुना ही होगा कि भाई मॉडर्न ओलंपिक शुरू करने के पीछे इनको बहुत श्रेय दिया जाता है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना करने में भी इनका श्रेय। एक तो देखो 2 साल बाद मॉडर्न ओलंपिक्स 1896 एथेंस ग्रीस में शुरू होगा, सही बात है, लेकिन वहां पे भी इनका योगदान है, लेकिन 2 साल पहले इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनवाने में भी इनका और इनका योगदान है। अच्छा, अब फिर हम ये भी देखते हैं कि इस इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बीच बीच में कोई ना कोई अध्यक्ष बनते हैं। तो सबसे पहले अध्यक्ष कौन बने, तो डिमेट्रियस विकेलस। यहां पर आप देख सकते हैं डिमेट्रियस विकेलस। ये बच्चे कौन है, आईओसी के पहले प्रेसिडेंट, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के पहले प्रेसिडेंट। दूसरे प्रेसिडेंट कौन बने, तो बैरन पियरे डी कुबर्टिन, ये दूसरे अध्यक्ष बने। यानी इन दोनों ने ही मिलकर आईओसी 1894 में स्थापित की, पहले ये अध्यक्ष बने, बाद में ये अध्यक्ष बने। अब आपके मन में एक और प्रश्न होगा, वर्तमान सर अध्यक्ष बता दीजिए। बिल्कुल, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला आईओसी की अध्यक्ष बनी, तो एक बहुत ही बड़े स्तर का डेवलपमेंट है। ना सिर्फ ये करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बात होगी कि भाई आपको नाम मालूम होना चाहिए कि आईओसी की अध्यक्ष कौन है, लेकिन पहली बार कोई महिला बनी है, तो ये तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात होगी। और नाम क्या है बच्चे, तो जिम्बाब्वे की महिला है जिनका नाम है कर्स्टी कोवेंट्री। ठीक है, तो कर्स्टी कोवेंट्री ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट है आईओसी की। ठीक है भाई, आइए, तो साइंस के जो क्वेश्चन है वो साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी डील करेंगे। निम्नलिखित में से किस खेल में एक खिलाड़ी को विकेट कीपर के रूप में जाना जाता है, महालड्डू क्वेश्चन। मतलब मैं तो ये मानता हूं कि जब भी क्वेश्चन आया होगा तो बच्चे बिल्कुल झूम उठे होंगे, है ना, कि भाई विकेट कीपर कहां पर है, क्रिकेट में है। चलो भाई, इंडिया में क्रिकेट कौन देखता है, तो कौन रेगुलेट करता है, बीसीसीआई। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई, आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई है, लेकिन बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई है। तो आईसीसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रेगुलेट करती है, 1909 में स्थापना हुई। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है बच्चे, मुंबई में बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है। ठीक है, और जब हम बात करते हैं आईसीसी की तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है बच्चे, दुबई यूएई। तो दुबई यूएई में इनका हेडक्वार्टर है। चलो, बीसीसीआई के जो वर्तमान अध्यक्ष है उनका नाम क्या है, रॉजर बिनी। ये वर्तमान अध्यक्ष है बेटा, रॉजर बिनी, बीसीसीआई के। और अगर मैं बात करूं आईसीसी के, तो यंगेस्ट चेयरमैन कौन बन गए, जय शाह। तो ये 2 विशेष बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। चलिए, तो यहां पर एक भाई लकीर खींच देते हैं ताकि एक डिफरेंस साफ साफ दिखे। ठीक है, तो आप और बेहतर तरीके से लिख लीजिएगा। बीसीसीआई 1928, मुंबई में हेडक्वार्टर, महाराष्ट्र में, रॉजर बिनी अध्यक्ष। 1909 में आईसीसी पहले स्थापित हुई थी बीसीसीआई से भी, दुबई यूएई में इनका हेडक्वार्टर मौजूद है, और जय शाह अध्यक्ष। चले भाई आगे बढ़े, अगली चीज देखें। फिर क्या बोलता है, कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी अपेडा जिसको बोलते हैं, तो इनने 2020-21 के अनुसार जो लिस्ट जारी की थी उसमें अंगूर उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा, सो विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द फर्स्ट रैंक इन ग्रेप्स प्रोडक्शन। तो बच्चे इसमें हम लोग उस समय की बात करें तब भी जवाब वही है जो आज जवाब है। आज भी अंगूर के उत्पादन में जो सबसे बड़ा राज्य है वो है महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा ग्रेप्स प्रोडक्शन महाराष्ट्र में ही होता है। इनफैक्ट यहां पर हम देखते हैं कि बच्चे नासिक या नासिक जिसे आप कहते हो, तो ये ग्रेप डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कहलाता है। ग्रेप डिस्ट्रिक्ट क्यों, क्योंकि इंडिया से जितना ग्रेप एक्सपोर्ट हो रहा है उसका मोर देन 50% अकेले नासिक से एक्सपोर्ट होता है। तो सोचो नासिक या नासिक, तो बच्चे इंडिया का जितना भी ग्रेप एक्सपोर्ट हो रहा है उसका मोर देन 50% सोचिए नासिक से हो रहा है। तो ग्रेप सिटी या ग्रेप डिस्ट्रिक्ट नाम से मशहूर, प्लस सबसे बड़ा राज्य कौन है भाई प्रोडक्शन में, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की स्थापना की बात करें तो बेटा महाराष्ट्र 1960 में ये राज्य बना है। ठीक है, उससे पहले ब्रिटिशों के टाइम पे बॉम्बे प्रोविंस हुआ करता था, लेकिन बॉम्बे प्रोविंस एग्जैक्टली वैसा नहीं है जैसे आज महाराष्ट्र है, क्योंकि बॉम्बे प्रोविंस से कई सारे जो क्षेत्र थे वो हटा के गुजरात को मिल गए। कई सारे ऐसे क्षेत्र थे जो सेंट्रल प्रोविंस में मौजूद थे वो महाराष्ट्र में आ गए। तो कुछ रीजन्स का एक्सचेंज हुआ है, लेकिन 1960 में जो वर्तमान महाराष्ट्र है, आज का जो महाराष्ट्र है वो 1960 में बना। ठीक है, ठीक है, आओ। गौतमी पुत्र शतकर्णी का शीर्षक राज राजा
और महाराजा निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। चलिए भाई, जब हम लोग बात करते हैं गौतमीपुत्र शतकर्णी, अगेन बहुत 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 ज्यादा इजी स्तर का क्वेश्चन। यानी अगर मैं आपको मोटा मोटी बात बताऊं तो ये जो जीके जीएस का पेपर आया है इस पर्टिकुलर शिफ्ट में, ये इजी टू मॉडरेट स्तर का है। कुछ क्वेश्चन मॉडरेट है, हाँ एक आधा हार्ड थे, लेकिन मोर और लेस बात करें अभी तक जो हमने एनालिसिस में पाया इजी स्तर का ही है जीके जीएस। क्योंकि देखो हिस्ट्री में आप लोग सातवाहन वंश जरूर पढ़ते हैं, और सातवाहन वंश में गौतमीपुत्र शतकर्णी सबसे फेमस लोकप्रिय रूलर है। तो भाई बिल्कुल ऊपर ऊपर से ही पूछा गया प्रश्न है। सातवाहन वंश की बात करें तो इसके जो स्थापना करता है उनका नाम है सिमुख। क्या नाम है बच्चे? सिमुख। और 60 ईसा पूर्व में, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से 60 साल पहले सातवाहन वंश की स्थापना हुई थी। और बहुत सारे शासक आए, लेकिन जो सबसे फेमस है वो है 23वें शासक, जिनका नाम क्या है? गौतमीपुत्र शतकर्णी। क्यों भाई सबसे लोकप्रिय क्यों हुए? क्योंकि इनके बहुत सारे पॉलिटिकल अचीवमेंट्स हैं अपार्ट फ्रॉम अन्य फील्ड में, लेकिन पॉलिटिकल अचीवमेंट बहुत ज्यादा हैं। जैसे उस समय एक और वंश हुआ करता था शक वंश, जो कि विदेशी आक्रमणकारी थे। तो गौतमीपुत्र शतकर्णी ने शक वंश के एक राजा जिसका नाम था नहपान, तो उसको हराया। ठीक है, नहपान को इन्हें हरा दिया। अच्छा, इनकी बहुत सारी जो उपलब्धियां रही उनका उल्लेख इनकी माताश्री जिनका नाम था गौतमी, उनने नासिक शिलालेख में किया है। तो नासिक में एक शिलालेख में उनने अपनी बेटी की तारीफ लिखवाई है गौतमीपुत्र शतकर्णी की। ठीक है, तो ये इनके बारे में कुछ अचीवमेंट्स हैं। सातवाहन वंश की बात करें तो सातवाहन वंश की जो राजधानी है वो बेटा क्या थी? पैठान। पहले उसको कहते थे उस समय प्रतिष्ठान, लेकिन आज क्या है? पैठान महाराष्ट्र में मौजूद है। ठीक है, तो पहले उसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान, आज नाम है उसका पैठान। चल आगे बढ़ते हैं और बात देखेंगे। सातवाहन वंश के शासक सबसे ज्यादा किन कॉइन्स को इशू करने के लिए फेमस है? सीसा, लेड। तो सबसे ज्यादा लेड कॉइन, सबसे ज्यादा जो सीसा के जो सिक्के हैं वो इन्होंने ही इशू किए। चलिए, निम्नलिखित में से किसकी लवणता सबसे अधिक है? तो भाई सैलिनिटी किसकी सबसे ज्यादा है? तो सही जवाब है डेड सी की सैलिनिटी सबसे ज्यादा है। देखो जो वाटर होता है उसमें कुछ ना कुछ डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, कम और ज्यादा हो सकता है लेकिन होते जरूर हैं। जैसे रेन वाटर में भी कुछ डिजॉल्व सॉल्ट होते हैं, कम मात्रा में लेकिन होते हैं। ओशियन वाटर में बहुत ज्यादा डिजॉल्व सॉल्ट होते हैं। ऐसा क्यों सर? क्योंकि जो ओशियन वाटर होता है वो किसके कांटेक्ट में होता है? सतह से कांटेक्ट में होता है, ओशियानिक क्रस्ट से कांटेक्ट में होता है। और जो ओशियानिक क्रस्ट है तो वहां पे रॉक्स मौजूद हैं। तो जब पानी उन रॉक्स को हम देखते हैं कि उनसे टच होता है तो नियमित रूप से उन रॉक्स की वेदरिंग होती है ना, और इरोजन होता है, अपर्दन होता है, तो ये जो सॉल्ट है वो पानी में घुलता जाता है। इसलिए जो ओशियन वाटर है उसकी सैलिनिटी ज्यादा होती है। और सबसे ज्यादा सैलिनिटी कहां पर मौजूद है? तो डेड सी में सबसे ज्यादा सैलिनिटी मौजूद है। बात करें हम लोग डेड सी की तो यहाँ पे आप इसका मैप देख सकते हैं। यहाँ पे जॉर्डन इजराइल से घिरा हुआ है। तो जॉर्डन और इजराइल के अलावा यहाँ पर आप देख रहे हो वेस्ट बैंक। अभी वेस्ट बैंक क्या है? तो ये शायद आपने करंट अफेयर्स में सुना हो। असल में वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी जिसे हिंदी में बोलते हैं, ये दोनों ऑफिशियली तो पैलेस्टीन के नियंत्रण में है, लेकिन 1967 में जब अरेबिक नेशंस का इजराइल से वॉर हुआ था तो उस लड़ाई में इजराइल ने वेस्ट बैंक के कुछ हिस्से पर कंट्रोल किया। तो आज जो वेस्ट बैंक है उसका कुछ हिस्सा इजराइल के कंट्रोल में है और कुछ हिस्सा पैलेस्टाइन के कंट्रोल में है। ठीक है, तो अभी हम लोग लेकिन उसमें अभी नहीं उलझ रहे हैं क्योंकि वो एक सेपरेट इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक है। तो डेड सी जो है कुल मिला के बच्चे दिमाग में रखें, जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक। और वेस्ट बैंक इजराइल और पैलेस्टीन दोनों के नियंत्रण में है, इतना दिमाग में आपको रखना है। चलिए, तो यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप चाहो तो बिल्कुल आपका बहुत स्वागत है। तो डेड सी को सॉल्ट सी भी कहते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा सैलिनिटी है। बाकी किन किन देशों से, एरिया से घिरा हुआ है वो भी यहाँ पे आपके सामने है। चलिए भाई, तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? फंडामेंटल ड्यूटी। बहुत सिंपल बच्चे, तो 51A ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, लेकिन आगे चल के एक स्वर्ण सिंह कमेटी बनती है। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पर आप जानते हैं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंतर्गत 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को डाला गया। तो इनने रिकमेंड किया था तो फिर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को डाला गया, संविधान में एंट्री मिली। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। उस टाइम पे इमरजेंसी चल रही थी। तो कहीं ना कहीं आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि इंदिरा गांधी जी को चाहिए था कि भाई देश के नागरिकों का कुछ कर्तव्य भी है, अपार्ट फ्रॉम राइट, अधिकार तो है लेकिन आपके कुछ कर्तव्य भी हैं। ठीक है, लेकिन आज कितनी है फंडामेंटल ड्यूटी? 11। तो भाई जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ये कब ऐड हुई? तो ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड हुई।
जो कह रही थी कि भाई 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको स्कूल भेजा जाए, ऐसी पेरेंट्स की फंडामेंटल ड्यूटी है। तो पेरेंट्स के प्रति एक फंडामेंटल ड्यूटी आई कि आप अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें। तो ये कुल मिला के आपकी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी। आइए आगे बढ़ते हैं। और क्या है, मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? मोहिनी अट्टम बच्चे किससे संबंधित है? तो देखो क्या बोलता है, समापदम, त्रिभंग, चौक या लास्य शैली। सही जवाब है लास्य शैली। अगेन इजी स्तर का क्वेश्चन है, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं कि क्लासिकल डांस की, तो उस टॉपिक में निश्चित रूप से पढ़ाया जाता है। तो दो प्रकार के स्टाइल होते हैं, एक होता है लास्य, एक होता है तांडव। जो लास्य स्टाइल होता है वहां पर हम देखते हैं कि महिला संबंधी गुण है, उसमें फेमिनिन एलिमेंट्स है। सुनते जाइएगा। तो लास्ट में बेटा किस प्रकार के गुण देखे जाते हैं? महिला संबंधी, फेमिनिन। जैसे हम कहें कि इसमें जो भाव होते हैं बड़े सॉफ्ट, है ना, बड़े सॉफ्ट एक्सप्रेशंस, सॉफ्ट जेस्चर्स, बहुत एलिगेंट, है ना, बहुत नाजुक सी यहाँ पे हम कहें कि एक्सप्रेशंस होते हैं। और जो जेस्चर्स होते हैं हाथ के, वो बड़े नाजुक होते हैं, सॉफ्ट, एलिगेंट, ग्रेसफुल। तो इस प्रकार से जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम कहते हैं लास्य। जबकि जो दूसरे एलिमेंट होते हैं उसको हम कहते हैं तांडव। तांडव मतलब क्या होता है? जिसको हम कहते हैं मैस्कुलाइन एलिमेंट्स, पुरुष संबंधी तत्व। तो यहां पर कुल मिला के विग्रस, है ना, विग्रस जिसको हम कहेंगे, जैसे हमने सुना है रौद्र रूप, जैसे हमने सुना होगा आपने कि भाई शिवजी जब नृत्य करते हैं तो रौद्र रूप, तो वो क्या है? तो विग्रस, आक्रामक, एग्रेसिव, रौद्र। तो ये सब जो एलिमेंट्स हैं डांस के, ये तांडव एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब एक गलती जो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरा सुनते नहीं, उनको क्या लगता है कि भाई लास्ट एलिमेंट्स केवल महिलाएं कर सकती है। बिल्कुल नहीं, एक पुरुष नर्तक भी अपने नृत्य में ये गुण दर्शा सकता है। उसी प्रकार एक महिला भी अपने नृत्य में तांडव गुण दर्शा सकती है। भाई महिला गुस्से वाला या आक्रामक या रौद्र रूप दर्शा सकती है। तो ऐसा मत सोचना, ये तो सिर्फ हम लोग एक डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। ये फेमिनिन एलिमेंट्स हैं, लेकिन कर पुरुष भी सकते हैं, और ये मैस्कुलिन एलिमेंट्स है, कर महिलाएं भी सकती हैं। अब जो मोहिनी अट्टम है वहां पे लास्ट से एलिमेंट्स बहुत बड़े स्तर पर हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो मोहिनी अट्टम की बात करें तो ये केरल क्षेत्र से इसका उद्गम हुआ, उदय हुआ। ऐसे आप याद रख सकते हो कि जब आप करेला खाते हो तो केरल से क्या, एक कीवर्ड रखो, करेला। करेला खाते हो तो चेहरा मोहक हो जाता है ना, पिंपल विंपल हट जाते हैं, तो चेहरा मोहक हो जाता है। तो मोहिनी अट्टम, ठीक है भाई। तो ओरिजिन केरल से हुआ, लेकिन आज कई सारे क्षेत्रों में इंडिया की किया जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, और विशेष रूप से हम बात करें मोहिनी अट्टम की, तो ये एकल महिला, सिंगल महिलाएं करती हैं, है ना, सोलो महिलाएं अक्सर करती हैं। पुरुष भी कर सकते हैं, लेकिन अक्सर एकल महिला, सोलो फीमेल्स इसको करती हैं। चलिए, तो हमने ये अच्छे से देख लिया है। मुझे आशा है कि भाई आज का ये जो एनालिसिस सेक्शन था आपको अच्छा लगा। यहीं पर हम लोग इस सेक्शन को वाइंड अप करते हैं। हमने प्रयास किया कि काफ़ी अच्छे से इन डेप्थ एनालाइज करें, समझे पेपर का स्तर क्या था। तो ये वाला जो शिफ्ट था ये रिलेटिवली ईजी था, है ना, अन्य शिफ्टों की तुलना में। कुछ ऐसे शिफ्ट भी आए हैं जो कि काफ़ी हार्ड है, कुछ ऐसे भी हैं जो मॉडरेट हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि ईजी आए हैं। चले भाई, तो मुझे आशा है कि इस एनालिसिस के माध्यम से आप काफ़ी कुछ सीख रहे होगे। ओवरऑल इस सीरीज से आपको बहुत फायदा हो रहा होगा। पढ़ते रहें, सिलेक्शन ले, माता पिता का नाम रोशन करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।